हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज़ कमलवीर। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ पावर। ओके, और ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ हम रिकॉर्ड कर रहे हैं यूजीसी नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और सिलेबस में यूनिट नंबर 9 में टॉपिक नंबर 9 है बैलेंस ऑफ पावर। ओके, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है जी, सिलेबस के बारे में आपको पता चल गया। लेट्स स्टार्ट। सो बैलेंस ऑफ पावर क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके टाइप्स क्या है, अलग अलग कौन कौन से स्कॉलर्स हैं, कौन कौन सी बुक्स इसके ऊपर लिखी गई, सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा जो एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं, जो भी पॉसिबल चीज़ें एग्जामिनर पूछ सकता है। सो बैलेंस ऑफ पावर इज़ अ ब्रॉड आइडिया और प्रिंसिपल इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो ये एक तरीके का क्या है, आइडिया है, प्रिंसिपल है, जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में फॉलो किया जाता है। इट मीन्स नो सिंगल स्टेट बिकम सो स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन डोमिनेट ऑल अदर्स। बस यहीं पे इसका आप कह लो मीनिंग है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब क्या है कि हमें दूसरे कंट्री के साथ, दूसरे देश के साथ हमेशा बैलेंस बनाए रखना है। बैलेंस क्यों बनाए रखना है, इसकी नीड क्या है? इसकी नीड ये है कि सामने वाली कंट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए, ठीक है, कि वो हमें फिर डोमिनेट करना शुरू कर दे। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पावर क्या है? हमेशा एक कंट्री को ये इंश्योर करना चाहिए कि उस ज्योग्राफिकल रीजन में बैलेंस ऑफ पावर बना रहे, ताकि दूसरी कंट्री उसे डोमिनेट ना कर सके। पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच अ वे, इस तरीके से पावर डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, डेट स्टेट्स कीप चेकिंग एंड बैलेंसिंग ईच अदर। दोनों इक्वल होने चाहिए, एक दूसरे को चेक और बैलेंस करते रहे, तभी यहाँ पे हम पीस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डोमिनेशन को ख़त्म कर सकते हैं, दोनों पीसफुली को एग्जिस्ट कर सकते हैं, दोनों के इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल हो सकते हैं। अदरवाइज एक कॉलोनी बन जाएगा, एक कॉलोनाइजर बन जाएगा। ठीक है, द गोल इज टू मेंटेन स्टेबिलिटी, पीस, प्रिवेंट हेजेमनी। यही मेन चीज है। बैलेंस ऑफ पावर क्यों जरूरी है? हेजेमनी नहीं होनी चाहिए किसी देश की, पीस और स्टेबिलिटी रीजन में, इंटरनेशनल रिलेशन में बनी रहनी चाहिए। इसका एग्जांपल क्या है? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर 2 यूएस एंड यूएसएसआर बैलेंस्ड ईच अदर। देखो, मैं बार बार ये चीज कहता हूं हमेशा कि कोल्ड वॉर हमेशा कोल्ड ही क्यों रहा, हॉट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों के बीच में बैलेंस ऑफ पावर था, दोनों के पास इक्वली न्यूक्लियर वेपन थे। इसे बैलेंस ऑफ टेरर भी कहते हैं, जो न्यूक्लियर पावर के साथ बैलेंस बनता है, या ऐसे डेटरेंस भी कहेंगे, वो अलग चीजें हैं। बस आप समझ गए कि बैलेंस ऑफ पावर क्या है। ठीक है, सो बैलेंस ऑफ पावर शुरू हुआ था एज अ प्रैक्टिकल टूल, यानी कि इसे एज अ पॉलिसी, एज अ स्ट्रेटेजी देशों ने अपने दिमाग में रखना शुरू किया था। कब एक कंट्री ने बैलेंस ऑफ पावर को माइंड में रखना कब शुरू किया? इन यूरोपियन डिप्लोमेसी ड्यूरिंग वेस्टफेलिया या कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हुए जब। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, सभी कंट्रीज को आप कह लो इक्वल बनाने की कोशिश की गई, सॉवरेनिटी की बात की गई, बैलेंस ऑफ पावर की बातें तब से हो रही है। फिर कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हुए 2 टाइम्स, वो भी है। ऑल दो इसके पहले भी हमारे पास एग्जाम्पल मिलते हैं, लेकिन मॉडर्न टाइम के एग्जाम्पल ये हैं, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया एंड कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, ये मॉडर्न टाइम के हैं। ऑल दो थ्यूसिडाइडस ने पेलोपोनेशियन वॉर लिखी है बुक, जिसमें क्या होता है, स्पार्टा और एथेंस के बीच में वॉर होता है। क्यों? दोनों बैलेंस ऑफ पावर एस्टेब्लिश करना चाहते थे। और इसके अलावा इट बिकेम थ्योरेटिकल फाउंडेशन। अब ये थ्योरी के फॉर्म में कब डेवलप हुआ बैलेंस ऑफ पावर? इन रियलिस्ट आईआर थ्योरी। तो जो आईआर की रियलिस्ट अप्रोच है, रियलिस्ट थ्योरी है, उसी का पार्ट है बैलेंस ऑफ पावर। और मॉर्गेंथो, केनेथ वॉर्स, इन सब का कॉन्ट्रीब्यूशन है। ओके, सो कंसेप्ट ओरिजिन का कैसे हुआ ओरिजिन? तो थ्यूसिडाइडस की बुक है हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर, जो कि 5th सेंचुरी बीसी के आसपास लिखी गई थी। कंटेन्स अर्ली नोशंस ऑफ पावर बैलेंसिंग शोइंग हाउ एथेंस एंड स्पार्टा कंपीटेड टू प्रिवेंट डोमिनेशन। समझ गए आप कि पहली बार बैलेंस ऑफ पावर प्रैक्टिकली यूज किया गया था थ्यूसिडाइडस के टाइम पे, हमें उनकी बुक से पता चलता है। एथेंस और स्पार्टा इसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन नेशन स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में, मॉडर्न टाइम पीरियड में वेस्टफेलिया और कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, जो ये आप कह लो एग्रीमेंट्स हुए, तब दिखा हमें। इसके बाद द इटालियन सिटी स्टेट फ्लोरेंस, वेनिस, मिलान, 5 स्टेट थे ये, प्रैक्टिस बैलेंसिंग इन 15th एंड 16th सेंचुरी, ये भी हुई। इसे हम यहाँ पे छोड़ते हैं। ठीक है,
ओके, फिर है ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, यूरोप में 1648 में हुआ। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सोवरेनिटी एंड लेड द फाउंडेशन फॉर बैलेंस ऑफ पावर पॉलिटिक्स इन मॉडर्न स्टेट सिस्टम। यहीं पे मॉडर्न स्टेट, नेशन स्टेट बना ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के साथ, और नेशंस बने ही इस वजह से ताकि हर एक जहाँ पे भी सोवरेनिटी है, जहाँ पे भी आप कह लो कोई रूल कर रहा है, सोवरेनिटी है, कोई थ्रोन है, उन सब में बैलेंस रहे पावर का। ठीक है, कि पहले इंस्टीट्यूशंस तो बनाएं प्रॉपरली, तभी फिर बैलेंस उनमें एस्टेब्लिश कर पाएंगे ना। तो पहले मॉडर्न नेशन स्टेट यहीं से बनना शुरू हुआ, और मॉडर्न नेशन स्टेट बनने का यही पर्पस था कि बैलेंस बना रहे पावर का। बैलेंस ऑफ पावर प्रैक्टिस में, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एक चीज देख लो, ये वाला द कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, ठीक, 1815 आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वियना इज अ क्लासिक एग्जाम्पल, जहां पे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, रशिया जो कि बाद में फ्रांस बना, कोऑर्डिनेटेड टू, बाद में फ्रांस उसका पार्ट बना, मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड अवॉइड अनदर नेपोलियनिक स्टाइल हेजेमोन। वो कहते हैं कि नेपोलियन की तरह दोबारा कोई हेजेमोन ना आ जाए, इस वजह से वहां पे क्या हुआ, कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप हुआ। ठीक है, इसका मतलब यही था कि बैलेंस ऑफ पावर हम मिलके एस्टेब्लिश करें, इन्होंने सबने मिलके ट्रीटी की थी। ओके, सो थिंकर्स कौन कौन है, एडमंड बर्क हैं, डिस्कस्ड द बैलेंस ऑफ पावर इन रिलेशन टू यूरोपियन पीस, ये आप कह लो कि 18th सेंचुरी में, और इनकी बुक्स आई हैं, और ये कंजर्वेटिव स्कॉलर थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसके आसपास, तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। ये बुक्स की लिस्ट है, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लेना, ये मैं PDF में ये है ही, आप बाद में लिख लेना अच्छे से। मेन चीज़ मुझे आपको ये बतानी है अभी कि बैलेंस ऑफ पावर के टाइप क्या है। पहला तो है इंटरनल बैलेंसिंग। इंटरनल बैलेंसिंग ये है कि आप इतने से देश हो, दूसरा देश इतना पावरफुल बन गया, वो आपको अभी क्या करेगा, डोमिनेट करेगा। तो इंटरनल बैलेंसिंग होता है कि इंटरनली आप तकड़े हो जाओ और आप अपने आप को इतना पावरफुल बना लो कि आप दूसरे के साथ बैलेंस एस्टेब्लिश करो, ये होता है इंटरनल। When a state strengthens its own power to ensure its survival, counter potential threats without relying on other states, यहाँ पे किसी से कोई मदद नहीं मांगता, वो अपने आप इतना पावरफुल हो जाता है कि दूसरे के साथ बैलेंस एस्टेब्लिश करता है। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर बोथ US एंड USSR इन्वेस्टेड हैविली इन न्यूक्लियर वेपन एंड एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी, ये उसी का एग्जाम्पल है। सेम चीज चाइना भी आज के टाइम पे कर रहा है, US के डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए। इंटरनल बैलेंसिंग, इंटरनली तगड़े हो जाओ। दूसरा होता है एक्सटर्नल बैलेंसिंग। इंटरनल से आप समझ ही गए होंगे, यहाँ पे आप अलायंस बनाते हो, कोएलिशन बनाते हो। यहाँ पे आप इतने छोटे हो, वो इतना तगड़ा है, तो आप अपने छोटे छोटे देशों के साथ मिलके एक अलायंस बनाते हो और आप भी उसके इक्वल हो जाते हो। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, नेटो है, क्वाड अलायंस जो अभी अभी बना है जिसमें US, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है, ये तो अभी का आपको एग्जाम्पल पता होगा। ठीक है, दो इसमें और चीज़ें हैं। एक तो है सॉफ्ट बैलेंसिंग। ये क्या होता है, यूजिंग डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक टूल एंड इंस्टीट्यूशंस इंस्टेड ऑफ हार्ड मिलिट्री पावर, बैलेंस बनाने के लिए। ये कौन करता है, जापान करता है। वो मिलिट्री उसमें इक्विपमेंट में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, वो इकोनॉमी में कर रहा है, इंस्टीट्यूशंस में कर रहा है, पावरफुल हो रहा है, उस तरीके से कहते हैं सॉफ्ट बैलेंसिंग। ओके, दूसरा है बैंड वेगनिंग। ठीक है, ये ऑपोजिट है बैलेंसिंग से। अलाइनिंग विद अ स्ट्रॉन्गर पावर इंस्टेड ऑफ बैलेंसिंग अगेंस्ट इट। जैसे कि आप कह लो कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, चाइना है, मान लो ये इंडिया है, तो हम काउंटर करने के लिए क्या करते हैं, हम कहते हैं चाइना दुश्मन है, दुश्मनी भूलो, चाइना के साथ ही हाथ मिला लेते हैं। ये भी करते हैं, ये भी एक पार्ट है। ठीक है, ये भी एक तरीका है। ओके, तो मेरे ख्याल से बेसिक चीज़ें आप समझ गए। ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में बिल्कुल डिटेल से हम इसे डिस्कस करेंगे। और अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर जाके। ऐप का नाम है अमन पाठशाला और वेबसाइट का नाम है amanpathshala.com। वहाँ पे आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी मिल जाएगा। और प्रिपेयर कर रहे हो UGC नेट डिफेंस के लिए, तो कंप्लीट कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, उसमें नोट्स हैं, उसमें PYQ हैं, ओके, और उसमें एक्सपेक्टेड MCQ भी हैं, सारी चीज़ें अवेलेबल है। चलो, तो वीडियो अच्छी लगी है लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।